हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर दैट इज़ कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसको हम सीबीसी टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। आज के लेक्चर में हम इस टेस्ट को कवर करेंगे। देखिए, सीबीसी टेस्ट जो होता है वो डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किए जाने वाला मोस्ट कॉमन टेस्ट होता है। इस सीबीसी टेस्ट में होता क्या है, क्या देखा जाता है? देखिए, आपके ब्लड में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, इन कंपोनेंट्स की क्वालिटी और क्वांटिटी को मेजर किया जाता है इस टेस्ट में। ओके, जितने भी आपके ब्लड में कंपोनेंट्स हैं उनका साइज, शेप, उनका जो कंसंट्रेशन है उसको चेक किया जाता है इस टेस्ट में। तो किसी भी मेडिकल कंडीशन को चेक करने के लिए एक डॉक्टर जो है सीबीसी टेस्ट लिखता है। ये बहुत ही रूटीन टेस्ट होता है। सीबीसी टेस्ट की रिपोर्ट में जो पैरामीटर्स आपको नॉर्मली देखने को मिलते हैं वो है हीमोग्लोबिन, टीएलसी काउंट, डीएलसी काउंट, आरबीसी काउंट, पीसीवी, एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी, प्लेटलेट, आरडीडब्ल्यू, एमपीवी, पीडीडब्ल्यू और पीसीटी। तो सीबीसी के इन सभी पैरामीटर्स को हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एचबी की, हीमोग्लोबिन जिसको कहा जाता है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? देखिए, जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करता है। कैसे? देखिए, जो भी हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वो ऑक्सीजन लंग्स में जाता है। तो ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये ऑक्सीजन को लंग से कैरी करता है और हमारे बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक, टिश्यू तक लेके जाता है। ओके, साथ ही साथ सेल्स में, टिश्यू में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको भी हीमोग्लोबिन कैरी करता है और लंग्स तक लेके आता है और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल करते हैं, यानी कि बाहर निकालते हैं। तो जो हीमोग्लोबिन होता है, क्या मेन फंक्शन है उसका? ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करता है हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में। ओके, तो अगर हम हीमोग्लोबिन के नॉर्मल रेंज की बात करें तो एक मेल में हीमोग्लोबिन की जो नॉर्मल रेंज होती है वो 13 से 16 mg पर डेसीलीटर होती है और फीमेल में इसकी नॉर्मल रेंज होती है 12 से लेके 15 mg पर डेसीलीटर तक। बट अगर मेल में 17 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा और फीमेल्स में 16 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा हीमोग्लोबिन की रेंज हो जाए तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। और अगर किसी मेल में 12 mg पर डेसीलीटर से कम और फीमेल में 11 mg पर डेसीलीटर से कम हीमोग्लोबिन हो जाए तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं अनीमिया। ये जो रेंज मैं आपको बता रही हूँ और आगे जो बताऊंगी आपको नॉर्मल रेंजेस, ये आपको अलग अलग जगह पे थोड़ी बहुत चेंज मिल सकती है क्योंकि ये लैब टू लैब वेरी करती है। ओके, फर्स्ट पैरामीटर क्या था हमारा? हीमोग्लोबिन, जिसको हमने कंप्लीट किया। सेकंड जो पैरामीटर है वो है टीएलसी, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, जिनको डब्ल्यूबीसी काउंट भी कहा जाता है। तो ये जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये हमारे बॉडी के गार्ड होते हैं। कैसे? जो भी बाहर के फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, जो पैथोजेंस होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे बॉडी में जाके इन्फेक्शियस डिजीज़ कॉज करते हैं, उनसे ये डब्ल्यूबीसी हमको प्रोटेक्ट करता है और हमें बीमार होने से बचाता है। ओके, अगर हम डब्ल्यूबीसी के नॉर्मल काउंट की बात करें तो एक एडल्ट में इसका जो नॉर्मल काउंट होता है वो 4000 से 11,000 सेल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड होता है और 2 to 6 ईयर्स के बच्चों में 5000 से लेके 19,000 सेल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड इसकी नॉर्मल रेंज होती है। और न्यूबॉर्न्स में डब्ल्यूबीसी की जो नॉर्मल रेंज होती है वो 9,000 से 30,000 सेल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड होती है। बट कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिनमें इन डब्ल्यूबीसी का जो काउंट है वो बहुत ज़्यादा अप या फिर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। ओके, तो कुछ टर्म्स हैं जो हम देखेंगे, जैसे कि अगर डब्ल्यूबीसी काउंट का जो नॉर्मल रेंज है वो 4000 से 11,000 सेल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड होता है, मैं एडल्ट की बात कर रही हूँ, तो अगर आपकी सीबीसी की रिपोर्ट में डब्ल्यूबीसी काउंट 4000 सेल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड से कम है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ल्यूकोपीनिया। ओके, वो कौन कौन से कॉजेज़ हैं? अगर कोई पेशेंट कीमोथेरेपी या फिर रेडिएशन वगैरह ले रहा है, या फिर एप्लास्टिक एनीमिया के कंडीशन में बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है, कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ है जैसे कि HIV, एड्स, ऑटो इम्यून डिजीज़ है या फिर माल न्यूट्रिशन है, तो ऐसे में आपको ल्यूकोपीनिया जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। वहीं इसके अपोजिट अगर आपकी सीबीसी की रिपोर्ट में डब्ल्यूबीसी काउंट जो है वो 11,000 सेल से ज़्यादा है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। कॉजेज़ क्या है? अगर आपको कोई इन्फेक्शन है या फिर इन्फ्लामेशन है, किसी तरीके का आप ल्यूकेमिया है या फिर प्रेगनेंसी की कंडीशन है, स्मोकिंग है,
कर रहे हैं आप, बर्न है, इंजरी हुई है या फिर बोन मैरो में ट्यूमर है, तो ऐसे में आपको ल्यूकोसाइटोसिस की कंडीशन देखने को मिलती है। बट अगर आपकी सीबीसी की रिपोर्ट में डब्ल्यूबीसी काउंट जो है वो 4000 से 11000 के बीच में है तो ये नॉर्मल माना जाता है। तो अभी जो हमने पैरामीटर कवर किया वो है टीएलसी, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। थर्ड जो पैरामीटर है वो है डीएलसी काउंट, यानी कि डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। देखिए अभी हमने पढ़ा था कि जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज़ और फॉरेन पार्टिकल से। तो ये जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं ये मेन 5 टाइप्स के होते हैं: न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ईओसिनोफिल और बेसोफिल। तो ये पांचों जो है ये डब्ल्यूबीसीज के ही टाइप होते हैं और ये पांचों जो है हमारे इम्यून सिस्टम का ही एक पार्ट होते हैं। ओके, ये पांचों जो है ये हमें इन्फेक्शियस डिजीज़ से बचाते हैं, लेकिन इनका जो फंक्शन होता है वो स्पेसिफिक होता है, इनका जो रोल है रिस्पॉन्ड करने का वो डिफरेंट होता है। कैसे? कोई डब्ल्यूबीसी क्या करेगा, केमिकल रिलीज करके बैक्टीरिया को किल करेगा। कोई डब्ल्यूबीसी क्या करेगा, दूसरे डब्ल्यूबीसी को सिग्नल देके अलर्ट करेगा कि तू भी जा और इन्फेक्शन से फाइट कर। कोई डब्ल्यूबीसी क्या करेगा, एंजाइम रिलीज करके पैथोजेंस को किल करेगा। कोई डब्ल्यूबीसी क्या करेगा, एंटीबॉडी बनाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हेल्प मिल सके। तो पांचों डब्ल्यूबीसी का फंक्शन तो सेम है, सारे डब्ल्यूबीसी क्या कर रहे हैं, इन्फेक्शन से ही फाइट कर रहे हैं, बट सबका जो रोल है रिस्पॉन्ड करने का वो डिफरेंट है। और इन पांचों डब्ल्यूबीसीज की जो नॉर्मल रेंज होती है वो भी अलग अलग होती है। तो हम इन डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट के बारे में ही पढ़ेंगे और इनकी नॉर्मल रेंजेस के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो डब्ल्यूबीसी का टाइप है वो है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल का फंक्शन क्या होता है कि ये केमिकल को रिलीज करता है और बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है या फिर उसको पूरा डिस्ट्रॉय ही कर देता है। ठीक है, न्यूट्रोफिल जो होता है इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 40% से 70% ऑफ ऑल डब्ल्यूबीसी इन द ब्लड स्ट्रीम। ये मैं आपको परसेंटेज में नॉर्मल रेंज बता रही हूँ, 40 से 70% इसकी नॉर्मल रेंज होती है। कुछ टर्म्स हैं जो हम यूज़ करते हैं न्यूट्रोफिल्स के लिए, जैसे कि अगर न्यूट्रोफिल का काउंट 70% से ज़्यादा हो जाता है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं न्यूट्रोफीलिया। कॉजेज़ क्या क्या है, अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इंजरी हुई है, स्मोकिंग करता है या फिर इन्फ्लामेशन है, सीवियर एक्सरसाइज किया है या फिर स्टेरॉइड का यूज़ करते हैं, तो ऐसे में न्यूट्रोफीलिया की कंडीशन देखने को मिलती है। ओके, सेकेंड जो टर्म है वो है न्यूट्रोपीनिया। अगर न्यूट्रोफिल का काउंट 40% से कम हो जाता है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं न्यूट्रोपीनिया, यानी कि न्यूट्रोफिल्स की कमी हो गई है। कॉजेज़ क्या क्या है, अगर पेशेंट को HIV एड्स है, एप्लास्टिक एनीमिया है, बोन मैरो फेल हो गया है, ओके, कीमोथेरेपी या फिर रेडिएशंस वगैरह ले रहे हैं, और ल्यूकेमिया में आपको न्यूट्रोपीनिया की कंडीशन देखने को मिलती है। ओके, तो ये था न्यूट्रोफिल्स के बारे में। सेकंड जो टाइप है डब्ल्यूबीसी का वो है लिम्फोसाइट। इसका फंक्शन क्या होता है, जो भी सेल्स वायरसेस से इन्फेक्टेड हो जाते हैं उन सेल्स को ये लिम्फोसाइट डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही साथ ये जो सेल होता है लिम्फोसाइट ये एंटीबॉडी का भी प्रोटेक्शन करता है। ओके, इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 20 से 40% होती है। अगर 20% से कम लिम्फोसाइट हो जाते हैं तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं लिम्फोसाइटोपीनिया। ओके, कॉजेज़ क्या क्या है, अगर पेशेंट कीमोथेरेपी ड्रग्स ले रहा है, रेडिएशंस ले रहा है, HIV एड्स है, वायरल हेपेटाइटिस है, ओके, कोई ब्लड डिजीज़ है जैसे कि हॉटकिन डिजीज़ है, ऑटोइम्यून डिजीज़ है जैसे कि ल्यूपस वगैरह, ओके, या फिर स्टेरॉइड का यूज़ करता है, तो ऐसे में लिम्फोपीनिया की कंडीशन देखने को मिलती है। और अगर लिम्फोसाइट की जो रेंज है वो 40% से ज़्यादा हो जाती है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं लिम्फोसाइटोसिस। कॉजेज़ क्या क्या है, अगर वायरल इन्फेक्शन है, साइटोमेगालोवायरस का इन्फेक्शन है या फिर ब्लड का कैंसर हो रखा है, और मोनोन्यूक्लियोसिस की कंडीशन में भी लिम्फोसाइटोसिस आपको देखने को मिलता है। थर्ड जो टाइप है डब्ल्यूबीसी का वो है ईओसिनोफिल्स। ईओसिनोफिल्स का फंक्शन क्या होता है, ईओसिनोफिल्स अपने ग्रैनुल्स से केमिकल्स को रिलीज करते हैं और एलर्जेंस को और पैरासाइट को डिसेबल कर देते हैं, ठीक है, जिससे वो किल हो जाते हैं। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है ईओसिनोफिल्स की वो 2 to 6% होती है। ओके, अगर ईओसिनोफिल्स जो है वो 6% से ज़्यादा प्रेजेंट है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ईओसिनोफीलिया।
कॉजेज़ क्या क्या होते हैं? अस्थमा की कंडीशन में, ऑटो इम्यून डिजीज़ है, हे फीवर है, पैरासिटिक इन्फेक्शन है या फिर स्किन डिसऑर्डर है, तो ऐसी कंडीशन में ईओसिनोफिल्स का जो परसेंटेज है वो हाई हो जाता है। वहीं अगर ईओसिनोफिल्स जो है वो 2% से कम प्रेजेंट है आपके ब्लड में, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ईओसिनोपीनिया। कॉजेज़ क्या क्या है? कुशिंग सिंड्रोम की कंडीशन में, सेप्सिस की कंडीशन में और अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन की कंडीशन में ईओसिनोपीनिया आपको देखने को मिलता है। ओके, फोर्थ जो टाइप है WBC का वो है मोनोसाइट। इसका फंक्शन क्या होता है? ये जो मोनोसाइट्स होते हैं ये ब्लड स्ट्रीम में रह के भी जो है पैथोजेंस को किल करते हैं, साथ ही साथ क्या करते हैं ये टिश्यूज़ में भी चले जाते हैं, टिश्यूज़ में जाके वहाँ पे भी ये पैथोजेंस को किल करते हैं उनको खाकर। ओके, फैकोसाइट करते हैं। साथ ही साथ ये जो मोनोसाइट होते हैं ये दूसरे सेल्स को भी, दूसरे WBCs को भी अलर्ट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं कि तुम भी आओ और उस जगह पे जहाँ पे इन्फेक्शन चल रहा है और फाइट करो। ओके, और इन्फेक्शन से लड़ो। मोनोसाइट की जो नॉर्मल रेंज होती है वो 2 to 10% होती है। अगर 10% से ज़्यादा मोनोसाइट्स प्रेजेंट है ब्लड स्ट्रीम में तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं मोनोसाइटोसिस। कॉजेज़ क्या क्या है? बैक्टीरियल, वायरल और फंगल इन्फेक्शन की कंडीशन में इनकी रेंज बढ़ जाती है, या फिर अगर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जैसे कि ल्यूपस, ओके, ट्यूबरक्लोसिस की कंडीशन में, या फिर इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ है, तो ऐसी कंडीशन में आपको मोनोसाइटोसिस देखने को मिलता है। और दूसरी तरफ अगर मोनोसाइट्स का जो परसेंटेज है वो 2% से कम हो जाए तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं मोनोसाइटोपीनिया। कॉजेज़ क्या क्या है? अगर पेशेंट कीमोथेरेपी ड्रग्स ले रहा है, रेडिएशंस वगैरह ले रहा है, या फिर बोन मैरो में डिसऑर्डर है, HIV एड्स है या फिर सेप्सिस है, तो ऐसे में आपको मोनोसाइटोपीनिया की कंडीशन देखने को मिलती है। फिफ्थ जो टाइप है WBC का वो है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स भी क्या करते हैं? पैथोजेंस, एलर्जेंस और पैरासाइट्स को किल करते हैं। कैसे? बेसोफिल्स के जो ग्रैनुल्स होते हैं वो हिस्टामिन और हेपारिन रिलीज करते हैं। हिस्टामिन क्या करता है? ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है वो काफ़ी तेज़ हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा WBC उस साइट पे जा सके जहाँ पे इन्फेक्शन चल रहा है, जहाँ पे फाइटिंग चल रही है। इसी के साथ साथ बेसोफिल्स जो है वो हेपारिन भी रिलीज़ करते हैं, जिससे ब्लड क्लॉट ना हो, क्योंकि ब्लड क्लॉट होगा तो सारे WBC चिपक जाएंगे, ठीक है, फ्लो में वो सर्कुलेट नहीं हो पाएंगे। ओके, तो ब्लड क्लॉट ना हो इसलिए बेसोफिल्स जो है वो हेपारिन रिलीज करते हैं। बेसोफिल्स का जो नॉर्मल रेंज है वो 0.5 से 1% होता है। अगर 1% से ज़्यादा बेसोफिल्स प्रेजेंट है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं बेसोफीलिया। कॉजेज़ क्या क्या है? ल्यूकीमिया की कंडीशन में और ऑटो इम्यून डिजीज़ में आपको बेसोफीलिया की कंडीशन देखने को मिलती है। और अगर बेसोफिल्स 0.5% से कम प्रेजेंट है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं बेसोपीनिया। कॉजेज़ क्या क्या है? एक्यूट इन्फेक्शन की कंडीशन में, हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन में और कीमोथेरेपी या फिर रेडिएशंस वगैरह ले रहे हैं तो ऐसे में बेसोपीनिया की कंडीशन देखने को मिलती है। ओके, ये जो अभी हमने कवर किया ये था DLC काउंट, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। मैंने जो अभी आपको DLC की नॉर्मल रेंजेस बताई थी वो थी परसेंटेज में, और ये है सभी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट का एब्सोल्यूट काउंट। इनकी ये है नॉर्मल रेंजेस एब्सोल्यूट काउंट में। इसे आप निकालेंगे कैसे? देखिए, अगर फॉर एग्जांपल मुझे पता है मेरा न्यूट्रोफिल जो है 50% है, ओके, और टोटल WBC काउंट जो है वो है 6000, तो जो पर्टिकुलर WBC काउंट है परसेंटेज में उसको टोटल WBC से मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, तो आपका जो एब्सोल्यूट काउंट है वो निकल के आ जाएगा। ये है इसका कैलकुलेशन। इस कैलकुलेशन से आप पर्टिकुलर WBC काउंट का एब्सोल्यूट काउंट जो है वो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो है RBC काउंट, जिसको रेड ब्लड सेल्स और इरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं यानी कि RBC, ये एक स्पेशल प्रोटीन कंटेन करते हैं जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन जो होता है ये RBC का ही एक पार्ट होता है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे कि अभी हमने पहले पढ़ा था। ओके, कैसे? जो हीमोग्लोबिन होता है वो लंग से ऑक्सीजन को कैरी करता है और बॉडी के डिफरेंट सेल्स और टिश्यू तक लेके जाता है। वहीं साथ साथ सेल्स, टिश्यूज़ में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको भी ये हीमोग्लोबिन कैरी करता है और वापस से लंग्स में लेके आता है, जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालते हैं। तो ये है हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन। ओके, और ये हीमोग्लोबिन RBC के अंदर प्रेजेंट होता है।
आरबीसी की जो नॉर्मल रेंज होती है वो मेल और फीमेल्स में थोड़ी सी डिफरेंट होती है। मेल में होती है 4.5 से लेके 6.0 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड, और फीमेल्स में इसकी रेंज होती है 4.2 से लेके 5.5 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। अगर रेड ब्लड सेल की जो रेंज है वो नॉर्मल से कम हो जाए तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइटोपिनिया। कॉजेज़ क्या क्या है? अगर मल्टीपल माइलोमा है, थायराइड डिसऑर्डर्स हैं, माल न्यूट्रिशन है, आयरन B12 की डेफिशिएंसी है, या फिर एक्सटर्नल या फिर इंटरनल ब्लीडिंग हुई है, तो ऐसे में इरिथ्रोसाइटोपिनिया की कंडीशन देखने को मिलती है। वहीं अगर रेड ब्लड सेल की जो रेंज है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है काफ़ी, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइटोसिस। ओके, कॉजेज़ क्या क्या है? डिहाइड्रेशन है, किडनी में ट्यूमर है, लंग्स डिजीज़ है, या फिर पॉलीसाइथेमिया वेरा में, तो ऐसे में आपको इरिथ्रोसाइटोसिस की कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये था आरबीसी काउंट के बारे में। नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो है हेमाटोक्रिट, जिसको हम पीसीवी यानी कि पैक्ड सेल वॉल्यूम भी कहते हैं। ये हमें ये बताता है कि हमारे होल ब्लड में आरबीसी का जो परसेंटेज है वो कितना है। आपने ब्लड कॉम्पोजिशन में पढ़ा होगा कि जो ब्लड है उसमें एक फ्लूइड पार्ट प्रेजेंट होता है और एक सेलुलर पार्ट प्रेजेंट होता है। फ्लूइड पार्ट जिसमें प्लाज्मा आता है और वो 55% प्रेजेंट होता है, और सेलुलर पार्ट जिसमें प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी आते हैं और वो 45% प्रेजेंट होते हैं। तो सीबीसी की रिपोर्ट में पीसीवी यही बताता है कि आपके होल ब्लड में जो सेलुलर पार्ट है, मेनली आरबीसी, वो कितने परसेंटेज में प्रेजेंट है। तो एक मेल में पैक्ड सेल वॉल्यूम की जो नॉर्मल रेंज होती है वो 41 से 50% होती है, और फीमेल में इसकी नॉर्मल रेंज होती है 36 से 48% तक। अगर आपकी सीबीसी की रिपोर्ट में जो एमसीवी है वो लो है तो ये अनीमिया की कंडीशन में देखने को मिलता है, जैसे कि सिकल सेल अनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, फॉलेट लेवल कम है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, या फिर बोन मैरो डिसऑर्डर है। और अगर आपकी सीबीसी की रिपोर्ट में पीसीवी जो है वो हाई है नॉर्मल से, तो ये कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है? पॉलीसाइथीमिया है, डिहाइड्रेशन है, अगर लंग डिजीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, तो ऐसे में आपका जो हेमाटोक्रिट है वो हाई रहता है। नेक्स्ट पैरामीटर है एमसीवी, जिसको मीन सेल वॉल्यूम या फिर मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम भी कहते हैं। एमसीवी ये बताता है कि आपके ईच रेड ब्लड सेल का एवरेज साइज कितना है। ओके, ये है एमसीवी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। एमसीवी की जो नॉर्मल रेंज होती है वो 80 से 100 फेम्टोलीटर होती है। अगर एमसीवी की जो रेंज है वो नॉर्मल है, इसका मतलब कि जो आरबीसी है वो नॉर्मल साइज़ के हैं, यानी नॉर्मोसाइट्स हैं। और अगर एमसीवी लो है, यानी कि 80 फेम्टोलीटर से कम है एमसीवी की वैल्यू, इसका मतलब कि जो रेड ब्लड सेल है उनका साइज़ बहुत छोटा है, वो माइक्रोसाइट्स हैं। तो ये जो है मेनली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की कंडीशन में और थैलेसीमिया की कंडीशन में देखने को मिलता है। और अगर आपकी एमसीवी की जो वैल्यू है वो हाई है, यानी कि 100 फेम्टोलीटर से ज़्यादा है, तो ऐसे में आपके आरबीसी का जो साइज़ है वो नॉर्मल से बहुत बड़ा है, यानी कि मैक्रोसाइट है वो। ओके, तो ये जो है B12 की डेफिशिएंसी और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी में आपको एमसीवी जो है हाई देखने को मिलता है। नेक्स्ट पैरामीटर है एमसीएस, जिसको मीन सेल हीमोग्लोबिन या फिर मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन के नाम से भी हम जानते हैं। एमसीएस जो होता है ये बताता है कि आपके एक रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन का एवरेज अमाउंट कितना है। ओके, एक आरबीसी के अंदर कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, ये एमसीएच बताता है। एमसीएच को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो ये है स्क्रीन पे। एमसीएच की जो नॉर्मल रेंज होती है वो 27 से 33 पिकोग्राम होती है। ओके, अगर एमसीएच का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा है, उसकी रेंज नॉर्मल से हाई है, तो ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी में देखने को मिलता है। और अगर एमसीवी की जो रेंज है वो नॉर्मल से कम है, तो ये आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया और थैलेसीमिया की कंडीशन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट पैरामीटर है एमसीएचसी, जिसको मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन कहा जाता है। एमसीएचसी हमें ये बताता है कि पूरे पैक्ड रेड सेल में एवरेज हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन कितना है। ओके, एमसीएचसी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है। एमसीएचसी की जो नॉर्मल रेंज होती है वो 33 से 35 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। अगर एमसीएचसी लो है तो ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की कंडीशन में देखने को मिलता है, और अगर एमसीएचसी हाई है तो ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी और लीवर डिजीज़ की कंडीशन में देखने को मिलता है।
नेक्स्ट पैरामीटर है प्लेटलेट। प्लेटलेट भी ब्लड का ही कंपोनेंट होता है। क्या फंक्शन होता है प्लेटलेट का? प्लेटलेट जो है ब्लड को क्लॉट करता है और ब्लड को लॉस होने से प्रिवेंट करता है। कैसे? कहीं पे भी अगर हमारे हाथ पे या कहीं पे बॉडी में कहीं कट लग जाता है तो वहाँ से खून निकलने लगता है, ब्लीडिंग होने लगती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद आप देखते हैं कि वो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। किसकी वजह से? प्लेटलेट की वजह से। प्लेटलेट जो है उस जहाँ पे कट लगा है वहाँ पे इंजरी साइड पे आते हैं और ब्लड को क्लॉट करते हैं ताकि ब्लड जो है वो लॉस ना हो। प्लेटलेट की जो नॉर्मल रेंज होती है वो 1.5 लाख से 4.5 लाख सेल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड होती है। अगर प्लेटलेट 1.5 लाख से कम हो जाए तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ऐसे में एबनॉर्मल ब्लीडिंग भी होने लगती है। और कॉजेज़ क्या क्या हैं? और अगर बोन मैरो में डिसऑर्डर है या फिर कोई वायरसेस की वजह से, जैसे कि डेंगू, चिकन पॉक्स, मम्स की वजह से, ऐसे में जो प्लेटलेट काउंट है वो डिक्रीज़ हो जाता है। अगर किसी को एड्स है तो ऐसे में भी जो प्लेटलेट काउंट है वो डिक्रीज़ हो जाता है। हेरिडिटरी की वजह से भी ऐसा हो सकता है और एप्लास्टिक एनीमिया की कंडीशन में भी जो प्लेटलेट काउंट है वो डिक्रीज़ हो जाता है। ओके, वहीं अगर प्लेटलेट काउंट 4.5 लाख से ज़्यादा है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। कॉजेज़ क्या क्या है? अगर किसी तरीके का आपको कैंसर है, जैसे कि लंग्स कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, ओवरियन कैंसर है, लिम्फोमा है, तो ऐसे में प्लेटलेट काउंट बहुत इंक्रीज़ हो जाता है। या फिर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, हीमोलिटिक एनीमिया है, स्प्लिन जो है वो रिमूव हो चुका है, या फिर कोई मेडिसिन जो है वो रिएक्शन कर गई है, तो ऐसे में भी प्लेटलेट काउंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो है RDW, जिसको रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ भी कहते हैं। CBC की रिपोर्ट में आपको 2 टाइप्स के RDW देखने को मिलेंगे। एक होगा RDW-CV, जिसको रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कहा जाता है, और दूसरा है RDW-SD, जिसको रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ स्टैंडर्ड डेविएशन कहा जाता है। जो RDW-CV होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की विड्थ और मीन सेल साइज यानी कि MCV दोनों की कैलकुलेशन पे बेस्ड होता है, जिसका कैलकुलेशन होता है इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन सेल साइज बाय MCV ऑफ रेड सेल एंड मल्टीप्लाई बाय 100 टू कन्वर्ट टू अ परसेंट। और RDW-CV की जो नॉर्मल रेंज होती है वो परसेंटेज में होती है, यानी कि 11.5% टू 14.5% तक। और जो RDW-SD होता है वो फेम्टोलीटर में RBC डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की विड्थ का एक्चुअल मेजरमेंट होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की विड्थ को उस पॉइंट पर मेजर किया जाता है जो बेस लाइन से 20% ऊपर होता है। RDW-SD को हम फेम्टोलीटर में मेजर करते हैं। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 40 टू 55 फेम्टोलीटर होती है। तो RDW हमें यही बताता है कि हमारे सर्कुलेशन में RBC के साइज़ में कितना वेरिएशन है। RBC का जो नॉर्मल साइज़ होता है वो 7 माइक्रोन मीटर होता है। तो अगर सर्कुलेशन में सारे रेड ब्लड सेल्स सेम साइज़ के होंगे तो RDW भी नॉर्मल होगा। ओके, बट अगर सर्कुलेशन में जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके साइज़ में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, यानी कि कुछ बहुत बड़े हैं साइज़ में, कुछ बहुत छोटे हैं साइज़ में, तो ऐसे में RDW जो है वो हाई हो जाएगा। तो हाई RDW जो है वो मेनली न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया की कंडीशन में देखने को मिलता है, जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, हीमोलिटिक एनीमिया। ओके, और लो RDW का कोई मतलब होता नहीं है, हम सिर्फ नॉर्मल RDW और हाई RDW को ही देखते हैं। देखिए, जो RBC का साइज़ है वो मेनली MCV और RDW ही बताता है, और MCV और RDW जो है वो अनीमिया को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि लो MCV और नॉर्मल RDW आपको अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ और अल्फ़ा और बीटा थैलेसीमिया की कंडीशन में देखने को मिलता है। वहीं लो MCV और हाई RDW आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन में देखने को मिलता है। वहीं हाई MCV और नॉर्मल RDW आपको एप्लास्टिक एनीमिया और क्रॉनिक लीवर डिजीज़ की कंडीशन में देखने को मिलता है। इसके अलावा हाई MCV और हाई RDW विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, फॉलेट लेवल की डेफिशिएंसी और हीमोलिटिक एनीमिया की कंडीशन में देखने को मिलता है। वहीं हाई RDW और नॉर्मल MCV आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, विटामिन B12 डेफिशिएंसी और फॉलेट लेवल की डेफिशिएंसी में देखने को मिलता है। एक चीज़ यहाँ पे याद रहे कि जो MCV होता है वो ईच रेड ब्लड सेल का
साइज़ बताता है कि एक आरबीसी का एवरेज साइज़ कितना है। वहीं जो आरडीडब्ल्यू होता है वो ये बताता है कि आपके रेड ब्लड सेल के साइज़ में कितना वेरिएशन है। ओके, आपके सर्कुलेशन में जो रेड ब्लड सेल है उनके साइज़ में कितना वेरिएशन है, कितने बड़े हैं वो कितने छोटे हैं। तो ये था आरडीडब्ल्यू के बारे में। नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो है एमपीवी यानी कि मीन प्लेटलेट वॉल्यूम। तो सीबीसी की रिपोर्ट में एमपीवी हमें ये बताता है कि आपके प्लेटलेट का एवरेज साइज़ कितना है। जैसे कि एमपीवी हमें क्या बता रहा था कि आरबीसी का एवरेज साइज़ कितना है, वैसे ही एमपीवी ये बताता है कि हमारे प्लेटलेट का एवरेज साइज़ कितना है। एमपीवी की जो नॉर्मल रेंज होती है वो 7 फेम्टोलीटर से 9 फेम्टोलीटर तक होती है। एमपीवी से हमें ये पता लगता है कि हमारा जो बोन मैरो है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। अगर एमपीवी हाई है इसका मतलब प्लेटलेट का जो एवरेज साइज़ है वो नॉर्मल से ज़्यादा है, प्लेटलेट जो है वो बड़ी है साइज़ में। इसका मतलब बोन मैरो से वो अभी अभी निकल के आई है इसलिए वो यंग है। इसका मतलब जो बोन मैरो है वो ठीक से फंक्शन कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर सीबीसी की रिपोर्ट में एमपीवी लो है इसका मतलब कि जो प्लेटलेट का साइज़ है वो बहुत छोटा है, ठीक है, और प्लेटलेट जो है वो बहुत ही ओल्ड हो चुके हैं, छोटे हैं यानी कि ओल्ड हो चुके हैं, और बोन मैरो जो है वो काफ़ी टाइम से जो प्लेटलेट है, यंग प्लेटलेट है, उनको प्रोड्यूस नहीं कर रहा है और ब्लड सर्कुलेशन में ओल्ड प्लेटलेट ही सर्कुलेट हो रहे हैं। तो लो एमपीवी की क्या क्या कॉजेज़ हैं? अगर एप्लास्टिक एनीमिया है, बोन मैरो फेल हो चुका है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है, कीमोथेरेपी या फिर रेडिएशन वगैरह ले रहे हैं, या फिर अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो ऐसे में एमपीवी लो हो जाता है। अगर हाई एमपीवी है तो क्या क्या कॉजेज़ हैं? अगर किसी को कैंसर है, हाइपोथायराइडिज्म है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, हार्ट डिजीज़ है या फिर हाइपरथायराइडिज्म है तो ऐसे में एमपीवी जो है वो हाई हो जाता है। नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो है पीडीडब्ल्यू, जिसको प्लेटलेट डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ कहा जाता है। पीडीडब्ल्यू हमें ये बताता है कि आपके प्लेटलेट के साइज़ में कितना वेरिएशन है। जैसे कि आरडीडब्ल्यू बता रहा था कि आरबीसी के साइज़ में कितना वेरिएशन है, कितने छोटे हैं, कितने बड़े हैं साइज़ में, वैसे ही जो पीडीडब्ल्यू है वो ये बताता है कि प्लेटलेट के साइज़ में कितना वेरिएशन है, प्लेटलेट कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं, या उनका साइज़ इक्वल है, ये पीडीडब्ल्यू बताता है। पीटीडब्ल्यू की जो नॉर्मल रेंज होती है वो 8.3 से 56.6% तक होती है। अगर पीडीडब्ल्यू हाई है इसका मतलब प्लेटलेट के साइज़ में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। हाई एमपीवी और हाई पीडीडब्ल्यू जो है वो इन्फ्लामेशन और थायराइड मैलिग्नेंसी को बताता है। इसके अलावा हाई पीडीडब्ल्यू जो है वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, अनीमिया, इन्फेक्शन और बोन मैरो डिसऑर्डर की कंडीशन में देखने को मिलता है। वहीं अगर आरडीडब्ल्यू लो है तो वायरल इन्फेक्शन, बोन मैरो डिसऑर्डर या फिर कुछ मेडिकेशंस की वजह से भी पीडीडब्ल्यू जो है वो लो हो जाता है। नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो है पीसीटी यानी कि प्लेटलेट क्रिट। सीबीसी की रिपोर्ट में प्लेटलेट क्रिट हमें ये बताता है कि हमारे पूरे होल ब्लड में प्लेटलेट का जो परसेंटेज है वो कितना है। जैसे कि जो हिमेटोक्रिट था यानी कि पीसीवी, वो ये बता रहा था कि पूरे होल ब्लड में आरबीसी का परसेंटेज कितना है, ठीक है। वैसे ही प्लेटलेट क्रिट क्या बता रहा है कि पूरे होल ब्लड में प्लेटलेट का जो परसेंटेज है वो कितना है, यानी कि पूरे होल ब्लड में प्योर प्लेटलेट का प्रपोर्शन कितना है, ये प्लेटलेट क्रिट बताता है। प्लेटलेट क्रिट की जो नॉर्मल रेंज होती है वो 0.22 से 0.24% तक होती है। इससे हमें ये पता लग जाता है कि प्लेटलेट में कोई क्वांटिटेटिव एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। अगर सीबीसी की रिपोर्ट में प्लेटलेट क्रिट की वैल्यू हाई है तो वो क्रॉन्स डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस की कंडीशन में देखने को मिल सकता है, और अगर सीबीसी की रिपोर्ट में पीसीटी की वैल्यू लो है तो वो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की कंडीशन में देखने को मिलता है। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में हमने सीबीसी की रिपोर्ट्स में जो मेन पैरामीटर्स आते हैं उनको हमने कवर किया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।